हम इसमें बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 की, और ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होगा। इसके पहले की क्लास में हम बात किए हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम एंड नीट के लिए और आईआईटी के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक के सारी क्वेश्चनों को कैलकुलेट किए हैं। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमीय सूत्र क्या होगा, कूलम्ब बल और दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है बल F और दूरी R के बीच का ग्राफ कैसा होगा, इसके बाद प्रावैद्युत क्या होगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद उस बेस पे आधारित जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी असुविधा को लिखेंगे और हम सारी असुविधा दूर करने की कोशिश करेंगे। हम हालांकि यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें फ्री कॉन्टेंट आपको दे रहा हूँ, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देने हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से आप वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, आपके कमेंट के माध्यम से ही आपके अंदर की कमियों को हम जान पाएंगे, इसलिए जो भी असुविधाएं होंगी आप मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ देखेंगे ये पहला हमारा हेडिंग है, F और R के बीच का ग्राफ। देखेंगे क्या है हमारी पहली हेडिंग, F और R के बीच का ग्राफ, यानी F मीन्स फोर्स F और दूरी R के बीच का ग्राफ क्या होगा, हम इस ग्राफ को कवर करेंगे। यानी बल F और दूरी R के बीच के ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम थोड़ा सा इस चीज पे गौर करेंगे कि बल F और दूरी R के बीच का ग्राफ क्या होगा। इन सारी चीजों की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। कूलम्ब्स ने यह बताया था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 और दूसरा Q2, एक दूसरे से अगर R दूरी पर ये स्थित हैं तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू बताया कि Q1 इंटू Q2 अपन क्या बताया R²। इसके पहले की क्लास में इस बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन किए, डेरिवेशन भी किए हैं, पूरा डिराइव करके इस फार्मूले को लेके आए हैं, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, कूलम्ब ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा था, जो भी फोर्स लग रहा था, जो भी बल लग रहा था, उस बल के लिए एक व्यंजक निकाला, और वह व्यंजक क्या है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान क्या है R²। उन्होंने बताया कि अगर दोनों प्लस प्लस आवेश होंगे तो इनके बीच में जो बल काम करेगा वह प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, एक दूसरे को दो ढकेलेगा। अगर एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज क्या हो माइनस, तो इनके बीच अट्रैक्शन का, आकर्षण का बल काम करेगा और एक दूसरे की ओर क्या होगा, खींचेगा। तो इन दोनों के बीच जो ये फोर्स F है, ये फोर्स F कितना होगा, तो कूलम्ब्स ने अपने रूल्स में ये बता चुका है कि ये फोर्स होगा F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान R²। ये इतना फोर्स होगा। तो अब इसमें हमें कूलम्ब बल का फार्मूला नहीं निकालना है। इस कूलम्ब बल में प्रयोग होने वाले दो राशियां, एक F और दूसरा क्या है R, इस F और R के बीच कैसा ग्राफ मिलेगा, हमें ये निकालना है। तो इस चीज को समझेंगे कि F और R के बीच में क्या रिलेशन है, फिर इसके बाद हम आगे की चीजें चर्चा करेंगे। देखेंगे F और R के बीच ग्राफ खींचने के लिए हम सबसे पहले F और R के पदों में कूलम्ब फोर्स का फार्मूला लेके आएंगे। तो फार्मूला कूलम्ब फोर्स का क्या निकला है, देखेंगे जरा। इसमें यह फार्मूला निकला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 गुणे Q2 और बट्टे में क्या निकला है R²। ये कूलम्ब फोर्स के लिए फार्मूला निकला है, ये वाला। आ रहा है मेरी बात समझ में, कूलम्ब बल के लिए ये फार्मूला है। अब इसमें F और R के बीच ग्राफ खींचने हैं, तो हम F और R के बीच रिलेशन पहले निकालेंगे, फिर इनके बीच ग्राफ लेके आएंगे। तो F और R के बीच रिलेशन क्या निकालेंगे, हम देखेंगे ये F है तो लिख देंगे F, ये F है तो क्या लिख देंगे F, और यहां पे हम देख रहे हैं जो रिलेशन मिल रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। मान लो नीचे R है ना, तो हम सिर्फ ऐसे ये रिलेशन में हम बट्टे R² तो सिर्फ ऐसे लिख नहीं सकते हैं,
रहा है मेरी बात समझ में? भाई बट्टे में आर स्क्वायर है तो यहाँ बट्टे आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ऊपर कुछ भी, क्योंकि हमें एफ और आर के बीच रिलेशन चाहिए, तो ये सारी क्वांटिटी ऊपर लिखने की कोई मैटर ही नहीं है, हमको एफ और आर के टर्म में ही हमको देखने हैं। तो हम देखेंगे कि एफ है ये आर पे निर्भर कर रहा है, तो एफ निर्भर कर रहा है किस पे बाबू? आर पे। तो ये बट्टे में आर स्क्वायर था तो बट्टे में आर स्क्वायर लिख दिए। अब प्रॉब्लम ये ऊपर क्या है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेते हैं? एक। क्या मान लेते हैं? एक। तो हमें इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि जो f है ये समानुपाती है 1/r²। के क्या पढ़ेंगे? f समानुपाती 1/r²। इसको एक चीज और पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे जो राशि प्रयोग होगा, यहाँ पे जो राशि प्रयोग होगा, अगर किसी दी हुई राशि का व्युत्क्रम होगा, नहीं सुने, यहां पे जो राशि प्रयोग हुआ होगा, अगर ये वाला राशि किसी दी हुई राशि का व्युत्क्रम होगा, तो इस साइन को हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ेंगे भाई? व्युत्क्रमानुपाती। कब पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती? जब यहां पे प्रयोग होने वाला राशि किसी दी हुई राशि का व्युत्क्रम होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो हम जानते हैं ये एक राशि r है, मैं पूछूं r का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका बट्टे 1 करके इसको उल्टा कर दोगे, तो 1 नीचे है तो ऊपर कर दोगे, और r ऊपर है तो कहां कर दोगे? नीचे। इसका मतलब कि जहां 1/r लिखा होगा, हम समझ जाएंगे ये r का व्युत्क्रम है। बोलो क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे 1/r है, तो इसका मतलब कि इस r का क्या है? व्युत्क्रम है। तो जब यहाँ पे प्रयोग होने वाला राशि किसी राशि का व्युत्क्रम आएगा, तो उस ये वाला जो साइन दिख रहा है, इस साइन को हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ेंगे भाई? व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती साइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देख लो, जो व्युत्क्रमानुपाती ये साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों में से अगर किसी एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, और किसी एक राशि का मान घटेगा तो दूसरे का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हमारी बात समझ में आया? इन दोनों में किसी एक राशि का मान अगर घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा, और किसी एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या होगा? घटेगा। ऐसे रिलेशन में हम जो साइन का नाम रखते हैं, उस साइन का नाम क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को देखने के बाद हमें ये चीजें क्लियर पता चल जा रही हैं, ये वाली चीजें पता चल जा रही है कि अगर f का मान ऐसे f व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होने का मीनिंग ये हुआ कि अगर f का मान बढ़ेगा तो r का मान घटेगा, और f का मान घटेगा तो r का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर f का मान बढ़ेगा तो इस r का मान क्या होगा? घटेगा, और अगर f का मान क्या होगा? घटेगा, तो इस r का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई असुविधा नहीं है। तो हम एक ऐसा ग्राफ खींचेंगे जिस ग्राफ में हमें देखने को ये मिले कि f का मान बढ़े तो r का मान घटे, और r का मान बढ़े तो f का मान क्या हो? घटे। हम ऐसे रिलेशन को कंफर्म करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? चले देख रहे हैं, अब वो वाली चीजें लेके आ रहे हैं हम। ये देखें, यहाँ पे हम चल रहे हैं, आपको इनके बीच ग्राफ खींच रहे हैं। एक मैं लाइन यहाँ ऐसे खींच देता हूँ, और दूसरी ये लाइन है ये, और यहाँ पे एक मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को हम लिख देते हैं O से, ये वाला। और जो आपके सामने ये वाला अक्ष दिख रहा है ना, इस अक्ष को मैं R ले रहा हूँ, इस अक्ष पे मैं दूरी ले रहा हूँ कि इस लाइन पे हम दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इधर जाएंगे तो दूरी का मान बढ़ेगा, और वापस आएंगे तो दूरी का मान क्या होगा? घटेगा। और जो आपके सामने ये वाला लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन पे हम बल F को ले रहे हैं। किसको लिख ले रहे हैं? बल F को। ऐसे, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे तो बल F का मान बढ़ेगा, और नीचे आएंगे तो बल F का मान क्या होगा? घटेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी नंबरिंग कर देता हूँ, थोड़ा बहुत। ये मान लेते हैं 1 2 3 4, ऊपर चल रहे हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या होगा? 4। ये क्यों किए हैं? हम इसलिए किए हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस O से हम इधर बढ़ते जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4, यानी O से इधर जाने पे R का मान बढ़ रहा है,
लेकिन अगर ओ की तरफ वापस आए तो 4 3 2 1 0। इधर आने पे आर का मान घटेगा, इधर जाने पे आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे यहां से ऊपर हम जाएंगे तो एफ का मान बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो एफ का मान क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमको ग्राफ खींचने हैं। तो हमको ऐसा ग्राफ खींचना है कि अगर एफ का मान बढ़े तो आर का मान क्या हो, घटे, और एफ का मान घटे तो आर का मान क्या हो, बढ़े। हमको इसमें ऐसा ग्राफ खींचना है। तो एक हम ग्राफ खींच रहे हैं, वह ऐसा ग्राफ है, ऐसा। इस ग्राफ में देखेंगे थोड़ा सा कुछ चीजें हम डिनोट करेंगे, कुछ चीजें हम डिनोट करेंगे इसमें। आप देखेंगे कि इस ग्राफ में अगर हम ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं तो आप देखो 4 3 2 1 0। ऊपर से ऐसे नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे एफ का मान घट रहा है। तो ये ग्राफ देखो कर क्या रहा है, दो काम एक साथ कर रहा है। ये ग्राफ दो काम एक साथ कर रहा है। पहले तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में भाग भी रहा है, ऐसे। पहले क्या दिखा कि पहले नंबर कि ये ऊपर से नीचे भी आ रहा है और धीरे धीरे देखो ऊपर आते हुए ये इधर भी भाग रहा है, इधर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। तो हम देख रहे हैं जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एफ का मान घटेगा और जब धीरे धीरे ये इधर भागता जा रहा है इसका मतलब आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो एफ का मान घट रहा है और ये धीरे धीरे इधर भाग रहा है तो आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफ का मान घट रहा है तो आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा उल्टा आते हैं, हम देख रहे हैं जब इसको उल्टा हम इधर आते हैं, ऐसे उल्टा आते हैं, उल्टा तो सीधे ऐसे नहीं आता है। हम जब ऐसे इसकी तरफ उल्टा आते हैं तो ऐसे ओ की तरफ आते जाते हैं तो ये ग्राफ ओ की तरफ आता है लेकिन ऊपर भी भागता है। इसका मतलब कि जब O की तरफ आएगा तो R का मान घटेगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता जाएगा तो F का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि दूसरी कंडीशन में R का मान घट रहा है तो F का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर में यही देखना था कि जब F का मान बढ़े तो R का मान घटे और F का मान घटे तो R का भी मान क्या हो, बढ़े। तो हमने देखा कि इस ग्राफ में ये पता चल रहा है कि F का मान घट रहा है तो R का मान बढ़ रहा है और जब R का मान घट रहा है तो F का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि ये F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर का यही वाला क्या चीज है, ग्राफ है। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जब आपको F और R के बीच का ग्राफ पूछेगा तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हुई। इसका ग्राफ आपके सामने यहाँ भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे है। इसमें देखें आपको कुछ करना नहीं है कोई खास, यहाँ देख लेंगे आप। जो ये ऊपर वाला लाइन आपको दिख रही है, ये ऊपर वाला लाइन, ये ऊपर वाला, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे F से, क्योंकि इस लाइन पे हम बल F को दर्शाएंगे। और जो ये नीचे वाला ये लाइन दिख रहा है इस पे किसको दर्शा लेंगे, R को। तो इसमें भी देखें जो ऊपर से ये ग्राफ आया है, ऊपर से आने के साथ साथ इधर भी भाग रहा है ये। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो F का मान क्या होगा, घटेगा और जब इधर जाएगा तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा जब हम ऐसे आएंगे तो R का मान घटेगा, धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा तो F का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ये F व्युत्क्रमानुपाती किसका है, R स्क्वायर का ग्राफ है। ये किसका ये ग्राफ है, तो आप बोलोगे ये F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर का ये क्या है, ग्राफ है, ये वाला अपने दिमाग में रख लेना। तो जब F और R के बीच का ग्राफ खींचने को कहेगा तो आसानी से ये बना देंगे, मेरे देने से इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। ओके, अब देखें इसके नेक्स्ट अगला वाला टर्म क्या है, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। तीसरा, ये निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से, सॉरी, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। इसमें हमें निकालना है कि निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमीय सूत्र निकालने के लिए हम एक ऐसे फार्मूले को इमेजिन करेंगे जिसमें एप्सिलॉन 0 आए,
क्योंकि जब एप्सिलॉन 0 आएगा तो हम उस फार्मूले से एप्सिलॉन 0 के टर्म में एक सूत्र बनाएंगे, और सूत्र बनाने के बाद उसमें जो जो राशियां प्रयोग की गई हैं उन सभी राशियों के मात्रक को उसमें पुटअप करेंगे, और जब पुटअप करेंगे तो हमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकलेगा। और उसमें प्रयोग होने वाले जो भी राशियां हैं अगर उनके बीमीय सूत्र को अगर हम पुट करेंगे तो फिर एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकलेगा। क्लियर? तो हम एक ऐसा फार्मूला इमेजिन करेंगे, एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें एप्सिलॉन 0 आए। चले ऐसा फार्मूला हम गौर करते हैं, आते हैं। चले देखते हैं हम इसमें हमने क्या पढ़ा है। F बराबर एक फार्मूला ये पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 और बट्टे क्या होता है R²। इसमें देखो हमें क्या कह रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता उसको किससे लिखते हैं हम एप्सिलॉन 0 से। देखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता को हम किससे लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। तो हमें एप्सिलॉन 0 के टर्म में फार्मूला आना चाहिए। अब कैसे आएगा यहां गौर करो। हमें एप्सिलॉन 0 के टर्म में फार्मूले को लेके आने के लिए तो इस एप्सिलॉन 0 को यहां ट्रांसफर कर लेंगे और F को यहां लाएंगे। तो बोलो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या मिल जाएगा, बताओ जरा। 1/4 पाई और यहाँ हो जाएगा F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 गुणे Q2 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा R²। ये वाला ये मिल गया। अब हमको एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है, तो ठीक है इसका मात्रक निकाल लेते हैं हम। यहां एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाल लेंगे। ऐसे क्या निकलेगा भाई, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए इसमें जो राशियां ऊपर दी गई हैं उनका मात्रक ऊपर लिख लेंगे, और जो राशियां नीचे दी गई हैं उनका मात्रक नीचे लिख लेंगे, तो इनका मात्रक निकल जाएगा। तो जैसे ऊपर वाले का राशि देखो कौन कौन सा है भाई, 1 है। 1 एक अचर राशि है, यह एक बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है, तो इस 1 का न ही कोई मात्रक और न ही कोई बीमीय सूत्र होगा। इसके बाद क्या आया है Q1 और Q2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये बीमाहीन राशि नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ Q1 का मात्रक इंटू यहाँ Q2 है तो क्या लिखेंगे Q2 का मात्रक डिवाइडेड बाय नीचे 4 और पाई दोनों नियतांक हैं और इन नियतांकों का कोई मात्रक और बीमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका मतलब 4 और पाई को छोड़ देंगे। या F होता है बल, तो इसका मात्रक होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे F का मात्रक गुणे यहाँ R² है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R² का मात्रक इसका। क्लियर हो गया? अब देखो तब इसके बाद क्या निकलेंगे। यहाँ Q1 होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो लिख लेते हैं कूलाम। आ रहा है यहाँ पे क्लियर? कूलाम इंटू ये Q2 भी होता है आवेश और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, डिवाइडेड बाय F होता है बल और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू R होता है दूरी और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला इसका निकल गया, कूलाम का गुणा कूलाम में होगा तो ये क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चीज है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया? अब आप देखो कूलाम को हम किससे लिखते हैं C से, इसका स्क्वायर है तो कर दो, प्रति न्यूटन को लिखते हैं N से, अब मीटर को किससे लिखते हैं M से, इसका स्क्वायर है तो कर दो। तो पढ़ने का इसका तरीका क्या है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछेगा तो पढ़ने का क्या तरीका बताओगे, बोलोगे कूलाम स्क्वायर, इसको पढ़ोगे प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ोगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखो बट्टे भी नहीं रखते हैं, इसको ऊपर भेज लेंगे। यहाँ पे n पे कोई भी पावर नहीं है तो कितना है एक पावर है, तो यहाँ पे n पे पावर 1 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, या m पे 2 नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, या c पे 2 पहले से है तो ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो बहुत से बुक्स में ऐसा भी आता है तो इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि एप्सिलॉन 0 का SI जो मात्रक होता है, SI मात्रक ये क्या होता है
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इनवर्स मीटर पे -2 कूलाम स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपको भूलना नहीं है। जब भी आपको एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बोलोगे? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका सीजीएस मात्रक पे हम गौर करेंगे। चलें, एप्सिलॉन 0 का थोड़ा सा सीजीएस मात्रक निकाल के देखें। ऐसे सीजीएस मात्रक देखें तो पहले एप्सिलॉन 0 का जो आप यहां देखेंगे, एप्सिलॉन 0 का इस पिछले वाले में देखें क्या फार्मूला निकालें एप्सिलॉन 0 का 1/4 पाई एफ Q1 × Q2 अपन R स्क्वायर। तो वही चीजें आपको यहां भी लिख लेना है। एप्सिलॉन 0 का फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एफ, और यहां पे क्या था? Q1 × Q2, और बट्टे में ये क्या था? R स्क्वायर। ऐसे अब इसका हमको सीजीएस मात्रक निकालना है तो सेम टू सेम पिछले वाला प्रोसेस करेंगे। ऐसे एप्सिलॉन 0 का मात्रक इक्वल टू, ऊपर 1 नियतांक है और किसी भी नियतांक का कोई मात्रक और बीमीय सूत्र नहीं होगा, छोड़ दो। यहाँ Q1 होता है आवेश, और यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ Q1 होता है आवेश, और आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। इनटू Q2 भी है आवेश, और आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, डिवाइडेड बाय 4b नियतांक और पाई भी नियतांक होता है। यहां नीचे है F, और F का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। R होता है दूरी, दूरी का सीजीएस मात्रक होता है सेमी, यानी सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो कर दो। अब आप देखो, स्टेट कूलम का गुणा स्टेट कूलम में होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम स्क्वायर, आप प्रति, ये नीचे क्या है? डाइन, सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या पता चल गया? एप्सिलॉन 0 का अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा, सीजीएस पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछेगा तो क्या बताओगे? स्टेट कूलम स्क्वायर प्रति, क्या बोलोगे आप? प्रति, मिट गया ये, ऐसे प्रति डाइन सेमी स्क्वायर। क्या हमारी बात समझ में आया? अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्टेट कूलम स्क्वायर प्रति डाइन सेमी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 के बीमीय सूत्र निकालें तो सेम वही काम करेंगे। एप्सिलॉन 0 के बीमीय सूत्र के लिए सबसे पहले एप्सिलॉन 0 का फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला पढ़े हो? पीछे वाले में देखो, ये ना फार्मूला पढ़े हो आप, ये वाला। तो ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, ये फार्मूला दोबारा से आपको लिखना है। यहाँ अब क्या निकालने जा रहे हैं हम? एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र। अब एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एप्सिलॉन 0 का फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे मात्रक निकाले सेम वैसे बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो देखें, एप्सिलॉन 0 के लिए फार्मूला हम लिखते हैं। क्या फार्मूला अभी निकाले थे? एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एफ, और यहाँ पे क्या था? Q1 × Q2, और बट्टे में क्या था? R स्क्वायर। अब इसका बीमीय सूत्र लिखना है तो भाई जो ऊपर राशियां हैं उनका बीमीय सूत्र ऊपर लिख लेंगे, और जो राशियां नीचे हैं उनका बीमीय सूत्र नीचे लिख देंगे। इससे आसान और क्या तरीका होगा? तो वही चीजें हम यहां लिखने जा रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र ऐसे, बीमीय सूत्र भाई 1 है, 1 कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका ना कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमीय सूत्र होता है, तो 1 से कोई मैटर ही नहीं है, छोड़ देंगे।
यहाँ Q1 होता है आवेश, ये देखो ये पहला वाला जो ये Q1 है, ये Q1 होता है आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इस आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। यहाँ Q2 भी होता है आवेश, और इस आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है AT, याद रखना आप। और ये 4 और पाई दोनों नियतांक है, इनका कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होगा। यहाँ आया है F मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, तो बल का मात्रक न्यूटन पढ़े हैं, और इस बल का विमीय सूत्र हम पढ़े हैं mL/T/-2 ये। और ये R होता है दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, और दूरी का विमीय सूत्र होता है L/2, ये होता है ऐसे। और कभी भी विमीय सूत्र को हम बट्टे के रूप में नहीं रखते, हमेशा इसको ऊपर ट्रांसफर करके रखते हैं, वो भी किस फॉर्म में, तो mL/T/A इस फॉर्म में लेके आते हैं, पहले m फिर l फिर t फिर थीटा, फिर ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ m पे कुछ भी पावर नहीं है, तो क्या चीज़ है, एक। तो थोड़ा सा ऊपर 1 मिनट और आगे बढ़ा लें। यहाँ देखो a एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक कितनी बार हो गया, 2 बार। t एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, t कितनी बार हो गया, 2 बार, डिवाइडेड बाय नीचे m है तो लिख लो m। l एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, कितनी बार हो गया, 3 बार, और t पे क्या लिखा है -2, ये, ठीक है। यहाँ m पे कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज़ है, 1। अब सबको ऊपर ट्रांसफर करो, यहाँ m पे पावर 1 नीचे प्लस में है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ l पे 3 पावर नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ t पे 2 घात नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो t पे +2 यहाँ है, और ये 2 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, ये 4। और a पे क्या लिखा है, ये 2। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि ε0 का विमीय सूत्र निकल गया, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे 2। बोलो क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ε0 का यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। ε0 का SI मात्रक पूछेगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताओगे, और जब इसका CGS मात्रक पूछेगा तो स्टेट कूलाम स्क्वायर बट्टे डाइन सेमी स्क्वायर बताओगे, और जब इसका विमीय सूत्र पूछेगा तो m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे 2 ये बताओगे। चीज़ें क्लियर हुई।